हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है 1 नंबर वाले वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले जो मैंने है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना ली है, ठीक, तो आप लोगों ने देख भी ली होगी और जिन्होंने नहीं देखी होंगी तो वो ज़रूर देख लेना उसको। उसमें मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको बताए हैं, ठीक है, जो आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपका एग्ज़ाम शायद कल है, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो ये हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये पिछले 5 साल के एक नंबर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं आपके पास, वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पिछले मतलब 5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और कुछ मैंने क्वेश्चंस अपनी तरफ से जो ऐड किए हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, 5 ईयर के, और कुछ जो मैंने अपनी तरफ से निकाले आप लोगों के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्टेनॉइड के यूज़ लिखने हैं आपके, यानी एक्टेनॉइड के 2 उपयोग लिखने हैं आप लोगों को। तो सबसे पहला उपयोग आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका जो आपका डिफेंस ऑपरेशन होते हैं, क्या होता है, डिफेंस ऑपरेशन जो होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सैन्य अभियान, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है इसका। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर आपके वेपन होते हैं, यानी नाभिकीय हथियार जो होते हैं आपके, ठीक है, नाभिकीय हथियार जो होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और एक ये स्मोक डिटेक्टर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, यानी जो आपका धुआं आता है ना उसको सेंस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसके अंदर मेटेलिक नेचर होता है, यानी धात्विक स्वभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन के अंदर आपका धात्विक स्वभाव होता है, यानी मेटेलिक नेचर होता है। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल को जब हम जिंक पाउडर के साथ, फिनॉल ऐसे बनाते हैं हम, फिनॉल के ऊपर मतलब बेंजीन के ऊपर OH, जब उसके साथ जेड एन पाउडर के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, बेंजीन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर आपको लिखने थे। अगला है यहाँ पे आपको CO यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे K है ना, K होता है +1, ठीक है। CO जिसका हमें निकालना है, इसका निकालना है तो उसको X ले लेंगे, प्लस ये जो C होता है इसका होता है 0, कितना होता है 0, और कितने CO है वो 4, और कोई भी चार्ज नहीं है ना इसके बाहर, यहाँ पे ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कितना आएगा 1 + X + 0, तो 1 वहाँ जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर कितना होगा -1। तो ये तो आप सबको आता ही होगा निकालना है, ठीक है। उनमें अगला क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म और बेस, क्या है बेस, क्षार मतलब बेस के साथ रिएक्शन करके फेनिल आइसोसाइनेट देता है, ठीक है। यानी क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ कौन रिएक्शन करता है इनमें से, तो एनिलीन होता है वो, ठीक है। एनिलीन को ऐसे बनाते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, तो ये होता है जो रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डज ट्राइक्लोरोमीथेन स्टोर इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, यानी जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है उसको गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए रखा जाता है इसको ट्राइक्लोरोमीथेन यानी CaCl3 को, ताकि वो क्या होता है, एयर और जो लाइट इस पर पड़ेगी, यानी लाइट से रिएक्शन करके फॉस्जिन गैस ना बनाए, ठीक है। क्योंकि फॉस्जिन गैस जो होती है वो आपकी एक क्या होती है, डेंजरस गैस होती है, एक तरीके से पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, हानिकारक गैस होती है, वो बनाता है। तो इसलिए इसको डार्क कलर बॉटल्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, तो ये तो डेफिनेशन है, ये आप लोग कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो ये आप लोग देख लेना है इसको। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके लिखना है, ठीक है। तो क्रोमियम आपको पता है कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका होता है 24, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लिखते हैं फिर, और 3d5, यानी ये जो यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 वाला कहाँ चला जाता है, उसमें चला जाता है D में, ठीक है।
तो यानी इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब उसने बोला क्रोमियम +3 का लिखना है। कितना लिखना है? +3 का। तो कैसे लिखोगे? ये जो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये लास्ट में 3D, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी 2 बच जाएगा, 3D2 बच जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा यही लिखोगे। तो 3D5 की जगह 3D2 लिखोगे, क्योंकि +3 है ना, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो अभी निकालना सिखाया था मैंने। देखो के कितने इसमें 4 हैं, तो एक के में +1 होता है, तो इसमें 4 हो जाएगा। Fe का निकालना है तो उसको x ले लो, और Cn का होता है -1। कितना होता है? -1। तो उसके साथ कितने Cn है? 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 + x - 6 = 0। तो यानी x - 2 बचेगा = 0, तो x = 2। ठीक है, तो ये आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा इन सबसे। और सबसे कम पूछेगा तो एथेनॉल होगा। ठीक है, अगला है आपका कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका? तो टॉलेंट रिएजेंट कहलाता है आपका। ठीक है, उसके बाद है डाई एजोकरण, यानी डाई एजोजेशन क्या होता है आपका? तो यहाँ पे एनिलीन से है ना, एनिलीन से हम क्या करते हैं, जो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? इसकी HNO2 से रिएक्शन कराते हैं और साथ में HCl। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो इससे ये क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, और प्लस में 2H2O। तो यही आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जो बनता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वाई एसिटल्डिहाइड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन जबकि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता। अभी एल्डिहाइड चैप्टर तक है, वहाँ तक तो शायद आपका आएगा नहीं। बस इसमें यह है कि ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले तो ये इसका आंसर होगा। अगला आपको हेनरी का नियम लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने वहाँ पे भी दिया, तो ये वहाँ से देख लेना। यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, इनमें सिंपल आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये रिएक्शन है DDT फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो ये आप लिख लेना इसको, डाइफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये भी एक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आप कर लेना इसको। ठीक है, ये भी आपकी डेफिनेशन है मोलालिटी की, ppm की। देखो ये डेफिनेशन आ रखी है एक नंबर में। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है कि ईथर इज़ इनसॉल्युबल विद वाटर। ठीक है, तो जो ईथर होता है आपका वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के साथ। तो क्यों होता है इनसॉल्युबल ये? क्योंकि एक तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका साइज ज़्यादा होता है। क्या होता है? साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, आकार बड़ा होता है इनका। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो वाटर होता है ना, वाटर, ठीक है, वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, तो इसलिए ये अविलय होते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखो, ये तो बाकी आपका आगे का है। एक है आपका फॉर्मलिन। ठीक है, फॉर्मलिन क्या होता है और इसके 2 यूज़ आपको लिखने हैं। तो फॉर्मलिन आपका ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 40% होता है, 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या? 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को ही हम फॉर्मलिन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका 40% फॉर्मल्डिहाइड होगा उसको फॉर्मलिन बोलेंगे। इसका यूज़ क्या होता है? एंटीसेप्टिक की फॉर्म में होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट की रूप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके यूज़ हो गए। अगला आता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हो? तो जितने उसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम से कितने आपके लिगेंड आयन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, उपसहसंयोजक संख्या बोलते हैं उसको।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर लेगा, तो फॉर्मिक एसिड आपका इसका आंसर होगा। इसमें जो है यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे एथेन बनेगा आपका, ठीक है। अगला रिएक्शन की एल्काइल जो हैलाइड होते हैं, एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं, यानी जो एल्काइल हैलाइड होते हैं RX, इनके ऊपर आपने देखा होगा ये माइनस ये प्लस लगाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, यानी ये पोलर नेचर के भी होते हैं, तब भी ये वाटर के साथ क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी इमिसेबल होते हैं, यानी घुलते नहीं है पानी के साथ। तो क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वही घुल पाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते इसलिए। अगला है क्लोरोबेंजीन जो है, जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या होता है, तो इससे फिनॉल बनता है, आपका क्या बनता है, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल जो है जल में विलय हो जाते हैं क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Fe की उपसह संयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो कितने Fe के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो फिर से आ गया, फॉर्मलिन जो होता है तो वो 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है, क्या होता है, 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अगला है कि ए मोलर सॉल्यूशन इज वन कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि जो गैस की जो विलयता यानी सॉलिबिलिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के, किसके, प्रेशर के होती है, ठीक है, यानी दाब के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रखा है कि Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो कितने लिगेंड जुड़े हुए, 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऐसे ही बताते हैं जितने उसके साथ लिगेंड जुड़े होंगे, तो 6 हैं जुड़े हुए, तो 6, ठीक। यहाँ तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए खुद तैयार किए हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विच क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी एक क्वांटिटी जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, यानी ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, तो मोलालिटी होती है आपकी, मोललता, ठीक है। एक और होती है आपकी मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाज, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है, जैसे तापमान बढ़ाओगे तो ये वैल्यू भी चेंज होती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेशन डिटरमाइन टेक्निक वी गिव्स ए मोर एक्यूरेट वैल्यू, तो वही मोलालिटी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है ना, तो ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू देगी, बाकी ये सब क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एज वन क्लेम्स टू दी हायर एल्टीट्यूड, यानी जब आप हायर एल्टीट्यूड में चलते हो, जैसे पहाड़ों में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे किस लॉ, मतलब इनमें से कौन सा लॉ आपका लगता है, तो हेनरी लॉ आपका लगता है, ठीक है। आपको पता है वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे पूछा गया कि मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी हिमांक में अवनमन जो है वो सबसे कम किसका होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या आपने पढ़ा होगा, KF/MI, ठीक है। तो यहाँ पे जो TF होता है वो I पे डिपेंड होता है, किस पे, I पे, जिसका I ज़्यादा उसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके लिए I कम तो उसके लिए ये भी कम, ठीक है। अब I कैसे निकालेंगे, I देखो कैसे निकालते हैं, जो ये आयंस में टूटता है, आपको पता है NaCl कैसे टूटेगा, Na और Cl में, ठीक है। तो इसके लिए I कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसके लिए I की वैल्यू होगी 2, क्योंकि यहाँ पे दो आयन बन रहे हैं ना आपके, तो यानी जितने भी आयन ये टूटेंगे 2, और पहले कितना था 1, तो 2/1 यानी 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। और अगर हम K2SO4 के लिए निकाले I की वैल्यू, तो कैसे निकलेगी, जो K होगा वो 2K में डिवाइड होगा, ठीक है, और SO4 किस में होगा, SO4 माइनस में। अगर यहाँ पे देखें तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 और एक 3, कितनी होगी 3, ठीक है, और पहले कितनी थी 1, तो 3/1, तो इसके लिए I की वैल्यू 3 है, इसके लिए I की वैल्यू 2 है, तो इसका I2, ये I कम है ना, इसका 2 है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसका आंसर, ये आंसर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसका मिनिमम होगा, इसका
मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आपको आई निकालना है, आई देखना है कि उनको आयंस में तोड़ना, आयंस में तोड़ने के बाद जिसका आई ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसका आई कम होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिट ऑफ मोलर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप केबी सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो उसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है इसकी यूनिट होगी केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा यूनिट लिखोगे तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी लिखना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में दिखेगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी और ईएमएफ। तो गिब्स एनर्जी और ईएमएफ में जो होता है ये रिलेशन होता है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रेट, आपको एक रेट दे रखा है इक्वेशन का 6.2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो निकालेंगे इसकी यूनिट को देख के निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है जीरो ऑर्डर, रिएक्शन की यूनिट होती है, तो यानी जीरो ऑर्डर इसका आंसर होगा। अगला है ग्राफ जो बनता है बिटवीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो जो ग्राफ का कर्व होता है कैसा बनता है? तो स्ट्रेट लाइन बनता है इन नेगेटिव स्लोप। जब आप बुक में देखोगे तो इसका ग्राफ जरूर देखना, स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा नेगेटिव स्लोप में आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको रेट दे रखा है ये, यहाँ पे आपका के ए का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखी है। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए को भी डबल कर दो, बी को भी डबल कर दो, तो जो आपका रेट होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखते हैं, ए को डबल करोगे तो यानी 2a लिखोगे, 2a का स्क्वायर, बी को भी डबल करोगे यानी 2b लिख दोगे, तो कितना आएगा? देखो के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a, है ना, 4a का स्क्वायर, और 2 का भी स्क्वायर करो, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो यानी 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो जाएगा ना, तो 8 टाइम्स होगा इसका आंसर। कितना होगा? 8 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, क्या करा, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और एक 2 ही है, तो 4 × 2 = 8, तो 8 टाइम्स इसका आंसर आएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। अगला आपको रिएक्शन दे रखी है कि एक ए है वो H2O से रिएक्शन कर रहा है, तो उससे क्या बन रहा है? आपका बी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी होता है कितने वो भाग ले रहे हैं, तो ये 2 रिएक्टेंट इसमें पार्ट करें तो 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट इसको याद करोगे। अगला है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है आपका वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ इक्वेशन के। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में होता है आपका? तो जीरो ऑर्डर में। आपने देखा होगा कि रेट को इक्वल टू होता है किसके? के, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो ज़ीरो होती है, तो ये तो 1 हो जाता है यहाँ पे, तो R = K बचता है आपका। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर इसका आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इसमें से डायामैग्नेटिक नेचर का जो होगा वो Zn+2 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे ना, तो इसके लास्ट में 3D जो 3D ऑर्बिटल होगी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसलिए डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक नेचर नहीं होता है, मतलब चुंबकीय गुण नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा करता है? तो मैग्नीज, है ना, Mn आपने देखा होगा, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये तो हो गया आपका। अगला है कि परमानेंट मैग्नेट फॉर्म विच अलाई, यानी जो हम परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं, स्थायी चुंबक जो हम बनाते हैं, तो इनमें से क्या कौन सी चीज़ मिलाते हैं? तो सिलिकॉन अलॉय से बनाई जाती है। अगला है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, ठीक है, तो उसकी +8 होती है। एक्टेनॉइड और लेंथेनाइड में क्या सिमिलरिटी होती है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।
अगला क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में से किस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी आपकी, ठीक है। तो वो होगी आपकी इसमें NiCl4 2-, ठीक है। अब इसका आपको ना इसका पूरा एक मतलब एक सॉल्व करके निकाला जाता है इसको, ठीक है। तो आप देखना वहाँ पे इसमें sp3 बन रहा होगा, क्या होगा sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ रही होगी, तो उसमें इसलिए टेट्राहेड्रल होगा आपका, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, ठीक है, जो एक एक नंबर के थे, जिसमें मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवा दिए, और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से बना के लाया था ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो पहले इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम लगता है तो और क्वेश्चन भी हैं, और क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है आ सकते हैं, तो वो भी आप कंटिन्यू कर जरूर पढ़ना, मतलब उसको, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।